Today we'll be starting off with the topical AS paper number 2 theory physics waves chapter number 8 इसके हम आज सवाल कर लेंगे. Let's see how many questions that we can do. Starting off with the part 1, progressive waves. A progressive wave y passes a point P and the variation with time t of displacement x for the wave P is actually shown over here in front of you. You can see this graph. The wavelength is 8 centimeter, मतलब कि 8 into 10 to power minus 2. Determine the speed of the wave. सर ये तो आसान वाले ना सर, ये तो आता ठीक है, इधर क्या लग जाएगा? v इज इक्वल टू एफ लेमडा. एफ कहाँ से आएगा? सर 1/t करेंगे ठीक है, 1/0.5 इंटू एक वेव के लिए। 8 इंटू माइनस 2 और यहाँ से आपके पास स्पीड आ जाएगी. फिर वो कहते हैं सेकंड वेव ये है, इनकी रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज निकालें. क्या ताल्लुक होता है? अब एक सेकंड वेव जी है, उसका एम्पलीट्यूड 2 मिलीमीटर है. ठीक है, और ये जो वेव है इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 4 मिलीमीटर. दो वेव्स हैं, एक वेव वाई है, इट हैज़ एन एम्पलीट्यूड ऑफ व्हाट? 4. और एक जी आई है, उसका है 2. अब इंटेंसिटी की रेशियो कैसे निकालेंगे हम? क्या ताल्लुक होता है इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का? सर 4 का होता है वो। क्या 4 का? पहले आप लिखो सिंपल जो मैंने बताया, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर. ठीक है, तो अब इंटेंसिटी ऑफ वेव जी क्या होगी? 2 स्क्वायर ओवर इंटेंसिटी ऑफ वेव वाई क्या होगी? एम्पलीट्यूड वाई का स्क्वायर, मतलब कि 4 स्क्वायर. समझ आई? जी ठीक है। ऐसे ये चीज याद रखनी है, ये वाली 4 टाइम्स नहीं, बस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर. नहीं तो सर आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। सर ये मुझे यही बात सर थोड़ी कंफ्यूज करती है, दो चार बातें। सर क्या? एक तो इंटेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। दूसरा सर वो जो वो वाला होता है, वो फेज डिफरेंस वाला और वो पाथ डिफरेंस वाला और वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, बस सर ये तीन चार चीजें हैं बस पूरे। आ जाएंगे वो वाले भी, हम करते जाएंगे बीच बीच से, आ जाएंगे वो वाले कर लेते हैं. यार इसमें देखो ये क्या है, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का आपस में क्या रिलेशन है बताओ? सर स्क्वायर का। स्क्वायर का रिलेशन है. लेट्स से अगर आपको कोई सवाल आ जाता है कि आपने एम्पलीट्यूड ऑफ वेव जी ओवर एम्पलीट्यूड ऑफ वेव वाई की रेशियो निकाली और आपको दी इंटेंसिटीज हुई हैं, तो आप क्या करोगे? दी आपको इंटेंसिटीज हुई हैं, आपने एम्पलीट्यूड ऑफ जी और एम्पलीट्यूड ऑफ वाई की रेशियो निकालनी है, फिर क्या करोगे? ऑपोजिट. सर स्क्वायर। एग्जैक्टली exactly. ठीक है. अभी क्या है, आपसे उन्होंने पूछा इंटेंसिटी ऑफ वेव जी क्या है? इंटेंसिटी इज इक्वल टू ए स्क्वायर. तो हमने ए ले लिया जी का और ए ले लिया वाई का, उन दोनों का स्क्वायर करके डिवाइड किया तो हमारे पास रेशियो आ गई, विच वॉज 1/4. समझ आ गई? इसके सवाल इस तरह के ही हैं, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड वाले सवाल ये ही हैं, और इसके अलावा कोई और सवाल नहीं क्या होते मतलब हैं. सर एक सेकंड सर दोबारा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, इंटेंसिटी ऑफ वेव जी पूछी हुई थी, डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ वेव वाई. तो हमें पता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर. ठीक है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर है. तो हमने क्या किया कि हमने जी का एम्पलीट्यूड लेके उसका स्क्वायर कर दिया और वाई का एम्पलीट्यूड लेके भी उसका स्क्वायर कर दिया. समझ आई? तो वो इक्वल टू इंटेंसिटी ही हुआ. मतलब सर अगर हमने एम्पलीट्यूड निकालना और इंटेंसिटी दी हुई है तो मतलब आई इक्वल्स टू के भी तो कुछ होगा सर, कांस्टेंट कांस्टेंट ए स्क्वायर। क्या दिया हो जब? मैंने कहा सर अगर हमें इंटेंसिटी दी हुई है और हमने एम्पलीट्यूड निकालना है, लेकिन नॉर्मल हमें जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन। तो फिर स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, फिर तो ऑपोजिट. अभी तो हम स्क्वायर ले रहे हैं, जब आपको ये दिए होंगे और ये निकालना है तो आप स्क्वायर रूट लोगे ना, वैसे वो आएगा नहीं नहीं. सर, मैं कह रहा हूँ इंटेंसिटी दी हुई है। जैसे अभी हम्म. यहाँ पे हमें सिर्फ इंटेंसिटी गिवन है ना सर, एम्पलीट्यूड कहाँ गिवन गिवन नहीं है। है? तो कहाँ एम्पलीट्यूड गिवन है? निकालने के लिए सिर्फ अगर स्क्वायर करेंगे तो एम्पलीट्यूड हम्म. आ जाएगा। नहीं, स्क्वायर रूट से आएगा, एम्पलीट्यूड उल्टा है ना. देखो, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर. अगर मैंने इंटेंसिटी निकालना है तो मैं एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर लूंगा, और अगर मैंने एम्पलीट्यूड निकालना है तो फिर आप उधर इंटेंसिटी का स्क्वायर रूट ले लोगे. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एम्पलीट्यूड का, या जो भी आपने निकालना है। या लेकिन आएगा इंटेंसिटी का, एम्पलीट्यूड का नहीं पूछेंगे, उसकी रेशो कोई नहीं. एम्पलीट्यूड्स हैव नो रेशो, इंटेंसिटी एक है नहीं सर, मैं क्वांटिटी जिसकी वैसे रेशो. रेशो के अलावा बात कर रहा हूँ, रेशो के अलावा। हाँ, फिर तो ऑब्वियसली वही होगा. ठीक है, अभी इंटेंसिटी ऑफ एम्पलीट्यूड वेव सी निकालना है तो तो हमने ए स्क्वायर स्क्वायर डिवाइड रूट बाई कर ए देंगे। स्क्वायर कर दिया. हाँ जी. एम्पलीट्यूड निकालना है, स्क्वायर रूट कर, इसको स्क्वायर रूट कर देंगे।
उसकी इंटेंसिटी निकालनी है, जिस तरह वो कर देंगे एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ऐसे है ना सर? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है सर। टाइम बेस्ड सेटिंग दी हुई है, ये नंबर ऑफ डिविजन है, वेवलेंथ क्या है, कैसे निकालेंगे? सर ना ऐसे निकालेंगे कि हम देखेंगे दो उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है बीच में, दो जो वेव्स हैं, दो कंसेक्टिव वेव्स जो हैं। जैसे ये जो है सर, इसमें पहले सर हम इसको हाँ, एक एक्सेस देंगे, लेबल करेंगे। नहीं जरूरत नहीं, वेवलेंथ का वो फॉर्मूला अच्छा सर, होता ये है। लिखा है ना, समझ आ गई सर, समझ आ गई। हम पहले ब्लॉक्स गिनेंगे ना सर, कि उनमें कितने ब्लॉक्स हैं, उसके बाद दूसरा वो जो 50 PS सेंटीमीटर दिया पिको से, ये जो भी सेंटीमीटर वाला, एक सेंटीमीटर के लिए हमें पता है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उससे। लेकिन पहले आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, लेमडा का फॉर्मूला क्या होता सर V इक्वल्स टू एफ लैम्डा, लैम्डा इक्वल्स V ओवर एफ। है? वी ओवर एफ, अच्छा। वी क्या होगा? सर वही जो हमारे पास C10⁻∞ है। डिवाइडेड बाय एफ। अब एफ कैसे आएगी, पहले आपको टाइम पीरियड सर निकालना होगा। वन ओवर टाइम टी पीरियड का ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें नंबर ऑफ डिविजन और टाइम बेस्ड सेटिंग यूज होती है? सर वन ओवर टी फ्रीक्वेंसी इज वन ओवर टी। अब टी भी नहीं है, टी कैसे आएगा? टी इक्वल्स टू टी का वन भी एक ओवर एफ। फॉर्मूला होता है। सर ये टी टी का फॉर्मूला नहीं था? जी सर, यही कह रहा हूँ ना सर, कि वो जो नंबर हाँ, ऑफ डिवीजन है इसको मल्टीप्लाई करें टाइम बेस सेटिंग टाइम से। बेस्ड सेटिंग से, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा? टी। टी है तो टी अब आ जाएगा। अब आप एफ निकालोगे तो जो वैल्यू एफ की आएगी उसको आपने यहाँ पुट करना है। 4 नंबर का सवाल है ये, 4 स्टेप्स हैं इसके, ठीक है। समझ आ गई सर। गुड हो गया। सिग्नल मतलब फ्रॉम सर 50 पिको सेकेंड्स है ना, तो हम इस तरह करेंगे 50 × 10⁻⁹ माइनस पर ट्वेल्व सेंटीमीटर है। माइनस माइनस ट्वेल्व ट्वेल्व होता है सॉरी, पिको, माइनस हाँ ट्वेल्व जी। वो नैनो होता है। तो सर -12 हमने इस तरह रखा, तो हम देखेंगे सर कितने सेंटीमीटर होगा सर, 2 सेंटीमीटर होगा। दो नहीं बल्कि ये चार चार, सेंटीमीटर से, चार है। 4 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो ये और आपके उससे पास क्या आ जाएगा? हमें सर टाइम पे सेटिंग आ जाएगी, पर उसकी पर टाइम सेंटीमीटर की। टाइम पीरियड आ जाएगा। टाइम बेस्ड सेटिंग तो ये दी हुई है 50। हाँ टाइम पीरियड, सॉरी टाइम, टाइम पीरियड एक आ एक जाएगा। वेव का टाइम। फिर एफ निकाल लें, वन ओवर टी करके। फिर जब एफ आ जाए तो उसको वी, लेमडा इज इक्वल टू वी ओवर एफ में पुट कर दे। 4 नंबर का सवाल है। ठीक है सर। क्लियर? गुड। द सिग्नल फ्रॉम रेडियो वेव डायरेक्ट इज रिकॉर्डेड फ्रॉम द सेम सीआरओ। अब वेवलेंथ आपको दी है, डिटरमिन द टाइम बेस्ड सेटिंग रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले द सेम नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऑन द सीआरओ। सब कुछ सेम है, नंबर ऑफ डिविजन्स भी सेम है, बस अब आपने वेवलेंथ की यहाँ पे वैल्यू डाल देनी है और आपने अब न्यू टाइम बेस्ड सेटिंग तो निकालनी लैम्डा की वैल्यू चेंज कर देंगे, वी हमें पता है, एफ की सर इस तरह 1/t करके करेंगे, और एफ की जगह सर 1/t लिख देंगे, है। ऐसी है ना सर? गुड, एग्जैक्टली, हो जाएगा। सर एफ की जगह 1/t लिखना है और उसको वो कर देना। हम्म। देखो तरीका ये देखो ना, ये तरीका है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू लेमडा बाई टी भी तो लिख सकता हूँ मैं, वही बात है ना। जी सर, एक ही बात है। और लेमडा अगर होता है v ओवर एफ है, तो पता है लेमडा इज इक्वल टू वी टी भी तो होता है, ठीक है। ये शॉर्टकट्स है। वी टी सर? कैसे आया वी टी बता? कैसे है सर वी टी? v ओवर एफ हुआ है ना, ठीक है। हाँ सर समझ आ गई सर, ठीक है सर, समझ आ गई। जी ठीक आसान है। अल्फाज में डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम नहीं होता काइनेमेटिक्स में? हाँ जी सर, समझ आ गई। वही ना, जी तो जी सर। ये यहाँ पे हाँ, ये भी जुगाड़ लग सकता है। छोड़ो हम 4 स्टेप्स करें, डायरेक्ट क्यों नहीं कर लेते? आप डेरिवेशन दिखाओ कि लेमडा इज इक्वल टू वी इंटू टी। वी आप डालो डायरेक्ट 3 × 10⁻⁸ इंटू टाइम की जगह आप लिखो 50, टाइम बेस्ड सेटिंग मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ डिवीजन। डायरेक्ट सवाल हो सकता है ऐसे भी, पता, ये कर लेते हैं। तो सही अगर है, आपने मार्क्स मिलेंगे उसके? मिलेंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। ऐसे करो, लेकिन आप फिर इसकी डेरिवेशन दिखाना नहीं कैसे हुआ। आप पहले बोलो v इज इक्वल टू एफ लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू वी ओवर एफ, मतलब कि लेमडा इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय वन ओवर एफ, और लेमडा इज इक्वल टू वी, वन ओवर एफ क्या होता है टी। दिस इज द डेरिवेशन, और फिर ये डायरेक्ट पुट कर दो, नंबर मिलेंगे, ठीक है। हम्म। ठीक है सर। वहाँ हम क्या पहले वो कर रहे हैं, फिर ये डायरेक्ट, ये देखो 4 आपके सामने एक साथ फॉर्मूलाज बना लिए, ठीक है।
What is meant by longitudinal wave? A stationary sound wave in air has amplitude A. An experiment a detector is used to determine A square. Variation of A square with distance x along the wave is shown. State the phase difference between the vibrations of an air particle at 25 and 50. 25 and 50. ये तो पूरी कंप्लीट वेव नहीं है? कौन सी कौन सी जी सर नहीं नहीं है सर कंप्लीट कंप्लीट है नहीं, क्या कंप्लीट है ना? तो क्या फेज डिफरेंस हो जाएगा? 360 ये श्योर? या जीरो Phase state the phase difference between the vibrations of an air ओ particle अच्छा वो फेज डिफरेंस है नहीं सर यही नहीं होना चाहिए 25 and vibrations of an air particle at 360. एक 25 पे है और एक 50 पे बनाया है। ये ए स्क्वायर है, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड। ये आपको सिर्फ एम्पलीट्यूड दिया हुआ है वाई एक्सिस पे, ठीक है? तो यहाँ पे जो एक वन कंप्लीट वेव है ना, पहली बात तो ये स्टेशनरी साउंड वेव है, ठीक है? स्टेशनरी साउंड वेव का मतलब दो लूप्स। दिस इज अ स्टेशनरी वेव, पहली बात तो ये, ठीक है? और स्टेशनरी वेव जो होती है दैट इज ऑलवेज टू लूप्स, राइट? यहाँ पे तुम्हारे दो लूप्स कंप्लीट नहीं हो रहे, जी सर ठीक है? तो ये तो आधा है, दैट वाज द ट्रिक, इतना आसान नहीं था। दिस वुड बी 180, ये आधे हो रहे हैं, पूरे दो लूप कंप्लीट नहीं, बिकॉज इट वाज अ स्टेशनरी साउंड वेव। तो ये 180 है, ठीक है? नॉर्मल होता तो वो तो ऑब्वियसली 360 अगर पूरी वेव हो जाए, या फिर जीरो, हम 360 लिखते हैं। स्पीड ऑफ साउंड ये है, फ्रीक्वेंसी अब आप निकाल लोगे, वेवलेंथ ऊपर दी होगी। अब बताएं, डिटर्मिन द रेशियो एम्पलीट्यूड ए ऑफ वेव एट 20 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड ए ऑफ वेव एट एक्स 25 सेंटीमीटर। हम्म एम्पलीट्यूड ए क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर के ऊपर? 2.4, 2.6 डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर के ऊपर क्या एम्पलीट्यूड दिया हुआ है? 4। बस 2.6 डिवाइड बाय 4 करना है आपने यहाँ पे। और डिटर्मिन द रेशियो एम्पलीट्यूड ए, स्क्वायर रूट ए निकालना है आपको, ए स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना? तो ये आपके पास रेशियो आ जाएगी। क्लियर हो गया कैसे किया ये? बताएं। सर आपने हमें सर इंटेंसिटी जो थी सर वो हमें गिवन थी हमने सर इंटेंसिटी उसको कहाँ है? क्या ये कहते इंटेंसिटी किधर है? नहीं सॉरी इंटेंसिटी नहीं सर एम्पलीट्यूड 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 ए दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर के ऊपर, क्या आ रहा था? 2.6। जी सर 40 के ऊपर 25 पे क्या 4 आता? आ रहा था 4, ठीक है? हमने हमें उससे ये रेशो कर एम्पलीट्यूड दिया स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना? जी एम्पलीट्यूड स्क्वायर दिया हुआ है, तो 2.6 ओवर 4 नहीं करना, इनका पूरे का स्क्वायर रूट भी लेना। क्लियर? समझ गया सर जी समझ रहा ओके, हूँ नहीं लेट्स सर सी। इनका लेदर लेदर नहीं रहेगा वैसे बात तो फिर भी एक ही है पूरे का आपने रेशियो पूरे का निकालना है। दोनों कॉमन वैल्यूज है ऊपर नीचे, तो एक ही दफा पूरा ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग नहीं है ये। एक्सप्लेन हाउ इज अ स्टेशनरी वेव फॉर्म फ्रॉम इंसिडेंट साउंड वेव, कैसे प्रोड्यूस होती हैं स्टेशनरी वेव्स? सर वो ऑपोजिट होनी चाहिए सेम स्पीड में होनी चाहिए और सर उसके यही होता है ना सर उसकी कंडीशंस दे शुड बी ऑपोजिट और इंटरफेयर करती हैं, सुपरपोज करती यस हैं सर पर, ठीक है? दे वुड सुपरपोज इंटरफेयर, करते हैं सर दे वुड सुपरपोज। यस, अब ये कंप्लीट आंसर बने। एट द गुड। सेम स्पीड ये क्या दिया हुआ है? एल। For the stationary wave, state the direction of the oscillations of an air particle at height of 0.15 meter above the bottom of the tube. 0.15 मीटर कितना होगा? अगर ये टोटल 0.6 है, यहाँ तक 0.3 है, तो यहाँ तक क्या हो जाएगा? 0.5, 0.15। इतना हिस्सा जो है वो है 0.15। तो वो कह रहे हैं डायरेक्शन बताएं ऑसिलेशंस की। अब अगर मैं वेव बनाऊं तो वेव कैसे बनाऊंगा? याद रखिए, ये नोड है ना, और ये एंटी नोड बन रहा है। दिस इज, पहले तो वेव बना लेते हैं। ये क्लियर हो गया कैसे बनाइए? जी सर अब वो कह रहे हैं 0.15 के डिस्टेंस के ऊपर बताएं इस पॉइंट पे पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं। हम्म सिंपल, बस वर्टिकली, ठीक है? वो रेस्ट पे नहीं है, पहली बात तो। अगर वो पूछता 0.3 पे कितने, मतलब यहाँ तक, तो वो उस वक्त
क्या होते हैं, नोड के ऊपर रेस्ट पे होते हैं। यहाँ पे आप बस लिखो कि हाँ वर्टिकली मूव कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, अप द ट्यूब। ठीक है। नोड पे तो रेस्ट पे रहता है ना सर। हाँ नोड पे रेस्ट पे होता है, लेकिन अभी उसने क्या बताया, 0.15 की हाइट, वो यहाँ तक आ रही है, वो जा रहे हैं अपने रास्ते पे। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। और अगर पूछता 0.6 पे बताओ यहाँ पे एग्जैक्ट, तो मैक्सिमम हाइट लिख देते, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लिखना है आपने वहां पे। स्पीड ऑफ साउंड ये है, हमने फ्रीक्वेंसी, पहले फेज डिफरेंस देख लेते हैं। द फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑसिलेशंस ऑफ अ पार्टिकल एट हाइट 0.1 एंड 0.2, 0.1 एंड 0.2, बहुत छोटा होगा। अगर देखें हम, अगर ये पूरा 0.6 है, ठीक है, तो 0.3 यहाँ तक होगा, दिस इज 0.3, ये 0.2 होगा, और ये कोई 0.1 हो जाएगा। ठीक है, दिस वॉज द वेव। तो वो कह रहे हैं दो पार्टिकल्स हैं, एक आपके पास है 0.1 पे और 0.2 पे। वैसे तो पहली बात तो स्टेशनरी वेव है, अगर एक 0.1 पे है, ये रहा, और अगला आ रहा है आपके पास 0.2 के ऊपर, लेट्स से यहाँ पे है, या बेशक दूसरी वेव का ही, उनका हमेशा व्हेन इट्स अ स्टेशनरी वेव आपस में फेज डिफरेंस जो है वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ये बेसिकली दो वेव्स हैं। ठीक है, एक ये वेव आ रही है और एक ये वेव आ रही है, ये दोनों अलग अलग वेव्स हैं। गॉट इट? ये याद रख लो। हाँ नहीं सर, पता चल गया, समझ आ गई। मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है ना सर। फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, रिटर्न ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ये भी कर लोगे आप। व्हाट इज मेंट बाय द वेवलेंथ ऑफ प्रोग्रेसिव वेव? ये क्या है, CRO? डिस्टेंस बिटवीन टू टाइम पे इन फेस सेकंड, पार्टिकल्स। डिस्टेंस है, ये नंबर ऑफ डिवीजन, टाइम पे सेकंड, ये फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। हो जाएगा सर। ओह चलें, ये ट्राई करें फिर मैं बताता हूँ क्या लग रहा है। हमने निकालना है BC। ठीक है, पहले तो BC का डिस्टेंस। रिजल्टेंट निकालना है, ये सिंपल सर वो करेंगे, हाइपोटेनस लगाएंगे। हाँ जी, तो हो जाएगा, अब कर लें। 20 पॉइंट, हाइपोटेनस ट्वेंटी दिया पॉइंट हुआ एट स्क्वायर इक्वल्स टू एट, एट स्क्वायर ठीक प्लस है, तो मैं डायरेक्ट एक्स करता हूँ, स्क्वायर। 28 स्क्वायर माइनस 8.8 स्क्वायर, हाँ होल रूट, ये इस तरह हो जाएगा। हमने हाइट निकालनी है। ठीक है, बेस दी हुई है, हाइपोटेनस दी हुई है, हाइट निकालनी है। गुड है। एक्सप्लेन व्हाई एन इंटेंसिटी मैक्सिमम इज डिटेक्टेड एट पॉइंट सी। क्यों इस पॉइंट सी के ऊपर एक इंटेंसिटी मैक्सिमम नजर आई है? बताएं रीजन। क्योंकि सर दो वेव क्योंकि ज्वाइन कर रही हैं और उनके इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड मिलके बड़ा एम्पलीट्यूड बना देते हैं, कंस्ट्रक्टिव जी सर। इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। Determine the difference between the times taken for the sound to travel from the source to point C along two different paths. एक पाथ आपके पास ये है, एक पाथ ये है। स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है? 3 × 8। कितनी? स्पीड ऑफ साउंड। 3 स्पीड ऑफ साउंड से 340 इन एयर। हाँ जी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, दोनों डिस्टेंस को डिवाइड बाय स्पीड कर देना, तो टाइम आ जाएगी। ठीक है, और फिर जो भी दोनों की स्पीड है ना, टाइम निकालना है ना। पहले इस जी डिस्टेंस, सर। पहले नहीं, ये वाला जो आपके पास डिस्टेंस आया होगा, BC और AC, ये आएगा 6.4, ये 20.8 है। पहले क्या करना है, इस डिस्टेंस को डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड, फिर इसको इस जस्ट डिवाइड बाय, ये तीनों को ऐड कर इनमें देना। से उनका माइनस करके डिफरेंस ले लेना, टाइम डिफरेंस आ जाएगा। वेवलेंथ भी निकाल लोगे। डिटरमिन द सर फ्रीक्वेंसी। एक एक से करना है, दोनों तरफ से कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि डिटरमिन द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन फॉर द साउंड टू ट्रेवल फ्रॉम द सोर्स टू पॉइंट सी। ठीक है, अलॉन्ग टू सोर्स से, डिफरेंट पाथ्स। ठीक है, सोर्स से पॉइंट सी, ये वाला रास्ता भी है, ये वाला रास्ता भी है ना, दोनों के टाइम निकाल के उन टाइम्स को फिर माइनस कर दें। ठीक है,
तो टाइम डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है सर। Describe the frequency of a sound wave. A sound wave travels through air. Describe the motion of air particles relative to the direction. इसको हम, वो भी आता है, इजी है, ये भी हो जाएगा, ये भी है। डॉपलर इफेक्ट डिवाइस किया हुआ है, थोड़ा सा भी। ये वैसे मेरा नहीं ख्याल अब है सिलेबस में। डॉपलर इफेक्ट है ये मेरे ख्याल से। खत्म अ, हो गया सर? मैंने आपको करवाया ना। करवाया है? नहीं ये सर, ये हमने किया है बल्कि, और इसमें वो किया हुआ है सर, ये याद है। किया हुआ है ना, एक ही फॉर्मूला है। अच्छा, तो उसको चलो नहीं रिवाइज वो करें। दो टोटल फॉर्मूले के टुवर्ड्स, वो मैंने एम्बुलेंस वाली एग्जांपल वीडियो दिखाई है, मैंने ख्याल से मैंने करवाया हुआ है, छोटा सा जी ही था। सर, जी सर, जी। ओके। सर सिलेबस में है कि नहीं है? मैं चेक करना पड़ेगा, मैंने उस वक्त भी किया था, मैंने आपको बताया था, मैं खुद भूल गया हूँ, चेक कर लूंगा, चलो खैर। तो मेरे ख्याल से होगा, होगा सर। ठीक है, ये इजी सही है, इसको देख लेते हैं। हमने क्या सर ये निकाला? वी सोर्स होगा प्लस वी जो हमारे पास जा रही है, तो हमने जो फ्रीक्वेंसी हम होगी, सुनेंगे यस। वो ऑब्जर्व निकालनी है। तो उसका आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा। सोर्स की फ्रीक्वेंसी v इंटू वी डिवाइडेड बाई वी माइनस वी ऑफ सोर्स। तो v ऑब्जर्व हर्ड बाय द ड्राइवर इज 9560 इज इक्वल टू, हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स निकालनी है, एफ एस निकालना है, v 1510 डिवाइडेड बाय v दोबारा 1510 माइनस, वी माइनस 40, कहाँ दिया हुआ है? 1510 सर। अच्छा नहीं, वो है ना, ऊपर है ये भी फोर तो पॉइंट माइनस फाइव जीरो करेंगे, 4.5 हो गया, समझ आ गया। एफ एस निकालना, इसको इधर ले जाना, 1510 को नीचे ला के एफ एस की वैल्यू आपके सर समझ पास। आ गई। टोटल दो फॉर्मूले हैं सिर्फ डॉपलर इफेक्ट में, और कोई कहानी नहीं होती। सर जब वहां पे दूर जा रही है तो वी माइनस वी एस होगा, पास आ रही है तो वी प्लस वी एस, एस होगा, ऐसे ही है ना? हाँ जी। ये सॉल्व करके देखें होता है, काइनेमेटिक्स। रीबाउंड करिए ना। इनिशियल, समझ आ गई सर, मैं करता हूँ। सिर्फ ये दिया हुआ है और कुछ भी नहीं है, और एस निकालना है, टाइम तो है ही नहीं, तो एक ही रह जाती है, बस यू टू। स्क्वायर प्लस टू ए एस। एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो एस वी स्क्वायर सर हमारे पास हो जाएगा। टू यू स्क्वायर ओवर टू ए, वी स्क्वायर तो है ही नहीं मैक्सिमम हाइट पे, वो जीरो हो जाती है स्पीड। तो 5.6 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 9.81, हाँ ठीक है, हो जाएगा, इजी। सर फाइव आपने वो सर यू जीरो लिया हुआ है ना सर? नहीं, यू है, वी जीरो है, मैक्सिमम हाइट पे जीरो हो हाँ जाती लीव्स द वाटर, ठीक है, है। यू जीरो। मैक्सिमम हाइट पे वी इज जीरो, यू है, मैंने ठीक है, यही समझ क्वेश्चन पढ़ते मार्क कर दिया था। जी सर, ठीक। The ball leaves the water at time t0 reaches its maximum height at t. Sketch a graph to show the variation of spot of time with numerical values are not reply. Simple downwards sloping तो नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन होगी नीचे ऐसे करके। ठीक है। क्योंकि सर इसमें हमारा डिसेलरेशन है कांस्टेंट। ठीक है। एयर रेजिस्टेंस इज आल्सो नेग्लिजिबल। कैलकुलेट द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्यों आ गए यहाँ पे, इसको भी छोड़ दें। सर ये इसका वैसे आंसर यही होगा ना सर? किसका? ये चेंज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का कि हाफ एम वी स्क्वायर से, या चलो एम जी एच ही कर लो, एक ही एम बात है जी सर। एच है, सीधा एम जी एच है। हाँ, मैथ्स दिया हुआ है। हाइट आपने ऊपर ये निकाल ली, यहाँ पे आ जाएगी ना। समझ आ गई है सर जी। वैसे ये भी तरीका था ना सर कि लॉस को गेन करते हैं, हाफ है, अगर हमें कोई चीज फाइंड करनी होती है, लेकिन तो। वी स्क्वायर नहीं है ना, काइनेटिक एनर्जी नहीं आ सकती है। आपका हमने पूरा नहीं मोशन अगर तो हाँ, देखा ही है ना, कि बॉल ऊपर नीचे जा रहा है, सिर्फ ऊपर की है। नहीं मैं जनरली जनरली बात कर रहा हूँ सर, जनरली हाँ बात कर रहा जनरली, हाँ बिल्कुल उस तरह हो जाता है, लॉस इज इक्वल टू गेन। आपके पास लॉस क्या और ये काइनेटिक एनर्जी, गेन क्या और ये जीपी, तो उधर से निकल आएगा। हूँ। ये भी वही है, इसको भी छोड़ो। क्या काइनेमेटिक्स आ गया, यंग मॉडल्स आ गया। सर वो कर लेते हैं वो पास्टर वाला जो था क्वेश्चंस। ये ट्राई करें क्वेश्चन।
डिटरमिन दी एक्सटेंशन, यंग मॉडुलस, ओरिजिनल लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, हुक्स लॉ ओबे करता है, एक्सटेंशन निकालें, 3 मार्क्स का सवाल, एग्जैक्ट पक्का आंसर आना चाहिए, जल्दी से कर। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे सर एफ एल हैं? ये हो जाएगा। निकाल। सर 3.5 × 10⁻⁶ -6। हम्म, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 136। हाँ बोले आंसर। हाँ ठीक है, सही है। ओके ओके, ये भी छोड़ दें। सर आगे तो कोई और सवाल शुरू हो गया सारे। डॉपलर्स है, वर्क डन, अब थ्रस्ट, अजीब टॉपिकल है यार। व्हाट इज meant बाय डॉपलर इफेक्ट, व्हाट इज meant बाय डॉपलर इफेक्ट। ओके, ये क्या है? व्हाट इज meant बाय लॉन्गिट्यूडिनल वेव, टाइम बेस्ड सेटिंग, टाइम, ये तो बहुत, इनमें तो बहुत नंबर बंदा बार बार ले सकते हैं, फिर ये आ जाते हैं। चलें ये कौन से देखें। सर? ये टाइम बेस्ड सेटिंग फ्रीक्वेंसी वाले, बस यूनिट्स के अगर गलत ना लिखो तो बाकी हो जाता सब। ये बेसिकली देखें। सर जो भी यूनिट है उसको मतलब जो जौन सा भी है रोटेशन। हाँ जी, 142 का पार्ट C1, ये देखें, ट्राई करें। इसके लिए ऊपर वाला पढ़ना जरूरी है, मैं वही कह रहा हूँ। ये देखिए, इंटेंसिटी आई ऑफ द साउंड इज गिवन एट अ डिस्टेंस आर, आर क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें एक बात यहाँ से पता लगी कि आई और आर का रिलेशन क्या है? इनवर्स। ठीक है, मतलब कि ए स्क्वायर के ये डायरेक्ट होगा, तो यहाँ से मैंने रिलेशन निकाली है कि जो एम्पलीट्यूड और इसके दरमियान भी इनवर्स रिलेशन होगा। समझ आई? ये समझ आया मैंने क्या किया?
मैंने रिलेशन जी निकाले, से अगर समझ आ आई गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर आर स्क्वायर है, मतलब कि ए स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी क्या होगा, आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल होके स्क्वायर स्क्वायर ये बन गया है। अब आपको आर की वैल्यूज दी हैं, डिस्टेंस बेसिकली आर है, ठीक है। तो अगर आपने ए वाई ओवर ए एक्स की रेशियो निकालनी है तो आप उसको इक्वल करोगे आर वाई ओवर एक्स के, नहीं आर एक्स ओवर आर वाई के, उल्टा हो जाएगा, समझ आई, क्योंकि इनवर्स क्योंकि रिलेशन। गुड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30/120, क्लियर है? नहीं, जी वन से ट्वेंटी समझ आ ओवर गया। थर्टी हाँ जी। बस ये इसमें इतनी ट्रिक थी कि आपने ए वाई और आर का ताल्लुक देखना, तो वो मैंने कैसे इंटेंसिटी से निकाला, वही कहता ऊपर से ताल्लुक हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस, ये तो हर क्वेश्चन के स्टार्ट में 2 नंबर तो इधर से आएंगे। ये ट्राई करें, चैप्टर 1 सवाल। सर वैसे वो जो ऊपर है, जब हमारे पास इन्वर्स होती है सर, हम इसको हल्की वाली को उल्टा करके लिखते हैं ना, और जो डायरेक्ट होता है उसको सीधा ही, मतलब डायरेक्ट जो है। जैसे वो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ याद है ना, P1 V1 = P2 V2, लेकिन टेम्परेचर के जी साथ सर। उसका इन्वर्स है तो हम उसको P1/T1 = P2/T2, वो उल्टा करके लिखते हैं। फिर V और T को जैसे वो, बी वन ई वन तो डायरेक्शन रिलेशन आपस में इन्वर्स का है। देखो ऐसे होता है। अगर मैं कहता हूँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम है, तो कभी अगर मुझे V1 और V2 दिया हो और मैंने T1 और T2 निकालना, तो मैं T2/T1 करूंगा। लेकिन अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं D1/D2 ही इसके सामने रखूंगा, समझ आई? ठीक है, समझ आ गया। दोनों डायरेक्ट है, लेकिन ये दोनों इनवर्स है। ये क्वेश्चन का आंसर देखें क्या है। फिर उस पास पेपर पे भी आते हैं, मेरे बाद कोई और क्लास तो नहीं होती, फ्री है? नहीं सर, नहीं होती। हम्म, ठीक है, इसके बाद 10 मिनट का ब्रेक करके एक और वो 20 मिनट की एक्स्ट्रा क्लास और रखूंगा, वो मैं ताकि कल वाले क्वेश्चन करवाऊँ पास पेपर्स की। इसके यूनिट्स निकाल के देखें अगर प्रूव हो जाता है। हम्म, पावर प्रियोरिटी एरिया। फैमिली मीटर्स में होता है ना। हाँ जी।